हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं, वो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। आज हम संप्रेषण के संदर्भ में बात करेंगे कि संप्रेषण है क्या है और संप्रेषण कम्युनिकेशन के कौन कौन से तत्व होते हैं और इसकी क्या प्रकृति होती है। और प्रकृति के बाद हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स है और कम्युनिकेशन का अपने आप में क्या महत्व होता है। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक के संदर्भ में हम इन सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये कम्युनिकेशन है ये होता क्या है। हर एक एस्पेक्ट्स को हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में हमें मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है। इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीटली बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण मिलेगा। यदि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, अन्य विश्लेषण को देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी, इस बीएड नाम की प्लेलिस्ट से आपको संपूर्ण जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण आपको एक साथ मिलेगा। आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं, अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है, ये पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख लें, इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीटली आपको नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से कि एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, जो उसके नोट्स है, वो नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और ये जो नोट्स होंगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है और हमने इसको टाइप फॉर्मेट में इस वेबसाइट में पब्लिश किया है। तो एक बार आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। संप्रेषण यानी कि ये होता क्या है, किसे कहा जाता है संप्रेषण? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, जिसमें कि सूचनाओं या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। उसे ही कहा जाता है क्या? संप्रेषण। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश, कोई या सूचना, जब हम उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वही होता है कम्युनिकेशन। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई सूचनाएं हो सकती है, कोई उसके जो विचार है वो विचार हो सकते हैं, कोई संदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसको पहुंचाते हैं तो वह वास्तव में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई गई सूचना या संदेश है, वो कम्युनिकेशन होता है। जो कम्युनिकेशन होता है वो वास्तव में हमारे जीवन में सबसे उपयोगी है। ये क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से हर एक कार्य, हर एक क्रियाविधि, हर एक कार्य इसके तहत एक बड़ी सरलता से संपन्न किए जाते हैं। वो चाहे शैक्षिक गतिविधियां हो, व्यापारिक कोई कार्य हो,
प्रशासनिक कार्यविधियां हो, सामाजिक कार्य क्षेत्र हो, इसमें भी किस तरह से जो कम्युनिकेशन का अपने आप में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरह से हर एक चीज में किस तरह से हमारे जीवन में जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें कि हम हर एक चीज किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति से जब हम दूसरे व्यक्ति तक चीजों को पहुंचाते हैं तो कम्युनिकेशन में किस तरह से एक जो व्यक्ति होता है जो उस संदेश को, उस बात को, उस विचार को वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, और वहां पे जो दूसरा व्यक्ति उसको लेने वाला होना चाहिए, यानी कि प्राप्त करने वाला होना चाहिए। जब प्राप्त करने वाला होगा तो वास्तव में एक सफल कम्युनिकेशन होगा। तो इस तरह से यह है कम्युनिकेशन का अर्थ, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा किस तरह से संदेश, विचारों, सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे इसके तहत कि जो संचार प्रणाली है, संचार प्रणाली के कौन कौन से तत्व है, उन तत्वों को एक एक करके इसके तहत देखेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले है विषय सामग्री। विषय सामग्री यानी कि ये किस तरह से है, क्यों है, कौन सी विषय सामग्री होती है, जिसका संप्रेषण करना होता है। यानी कि जब एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वो संप्रेषण होता है। जिस व्यक्ति ने जिस चीज को, यानी कि जिस व्यक्ति ने जिस चीज को दूसरे व्यक्ति तक ये पहुंचाया है, वो चाहे सूचना हो, चाहे आंकड़े हो, वो चाहे उसके विचार हो, वो वास्तव में विषय सामग्री है। यानी कि इस चीज को लेकर के संप्रेषण किया जा रहा है, इसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें ये आदेश हो सकता है, निर्णय हो सकता है, सूचना हो सकती है, आंकड़े हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक ये सामग्री पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से ये होती है विषय सामग्री। दूसरा है संप्रेषण विधि। संप्रेषण विधि यानी कि जो चीज, जो विषय सामग्री इस व्यक्ति से इस व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही है, वो किस क्रिया विधि के द्वारा पहुंचाई जा रही है, वो कौन सी विधि है, किस विधि के तहत पहुंचाई जा रही है, जिसमें से कि अनेक विधियां हैं, उनमें से कोई ना कोई एक विधि होगी। तो इस तरह से संप्रेषण की अनेक विधियां हैं, जिसमें से कोई भी विधि वो जो संप्रेषण के माध्यम में वो प्रयोग की जा रही है, जिसमें से जिसके तहत जो विषय सामग्री, उस विषय सामग्री को एक बड़ी सरलता से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें से कि वो लिखकर हो सकता है, वो मौखिक रूप में बोलकर हो सकता है, वो सुनकर हो सकता है, वो अपने शरीर के हाव भाव द्वारा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो संप्रेषण है वो संप्रेषण हमारे मुख से बोले गए शब्दों द्वारा हो या लिखकर हो, ये हमारे शरीर के जो हाव भाव है उसके द्वारा भी बड़ी सरलता से किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, तो उस संदर्भ में भी हो सकता है। तो इस तरह से इस संप्रेषण की विधि है। तीसरा है संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कि इसमें संदेश के स्रोत से लेकर संदेश पहुंचने तक सभी आवश्यक अंग आते हैं। यानी कि जो संदेश के स्रोत है, जिस व्यक्ति ने उन संदेश को भेजना चाहा है, उस संदेश के स्रोत से लेकर के संदेश पहुंचने तक सभी जो क्रियाएं आती है, जो सभी आवश्यक अंग आते हैं, वो कहलाती है संप्रेषण की प्रक्रिया। जिसमें से कि कौन कौन आता है, एक संवाददाता जो किसी जो सूचना और संदेश को जो भेजता है, और संवाद का माध्यम यानी कि किस माध्यम से, किस विधि के तहत भेजा जा रहा है, और संवाद प्राप्त करता है जो व्यक्ति उस सूचना को प्राप्त कर रहा है। तो ये सभी क्या आते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया के तहत। किस तरह से इनके तहत जो ये कड़ियां हैं एक के साथ एक जुड़ती गई है, जिससे कि ये संप्रेषण सफल हुआ है। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया है। जो ये संप्रेषण की प्रक्रिया है, इसमें किस तरह से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक संदेश, सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, और दूसरा व्यक्ति उस जो संदेश और सूचना उसको प्राप्त करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि किस तरह से एक व्यक्ति वो यहां से दूसरे व्यक्ति तक वो संदेश को भेजता है। तो यानी कि जो व्यक्ति संदेश को वो भेजता है, यानी कि संदेश को दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचा रहा है, इसको कहते हैं हम इनकोडर।
यानी कि यहाँ से जो सूचनाएं है वो इनकोड की जा रही है, और जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति इस जो सूचना है, इस सूचना को प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति डिकोडर कहलाता है। तो इस तरह से जो संदेश प्राप्त करता है, वो जो संदेश जो भेजा गया है उसको वो ग्रहण करता है, उसको वो प्राप्त करता है, और जो संदेश भेजता है वो इसमें इनकोडर है, वो सूचनाओं संदेशों को वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। तो इस तरह से ये संप्रेषण में ये दो महत्वपूर्ण होते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति संदेश को भेजता है जिसे हम इनकोडर कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त करता है उसे हम डिकोडर कहते हैं। तो इस तरह से ये संप्रेषण की प्रक्रिया ये दो व्यक्तियों के बीच इस तरह से होती है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि संप्रेषण की प्रकृति क्या है, किस तरह से कौन कौन सी प्रकृति देखी जाती है संप्रेषण की। तो जिसमें से कि सबसे पहले है ये प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी कि जो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो प्रक्रिया है ये प्रगतिशील है, ये निरंतर चलती रहती है, जिसमें से कि जो भी विचारों का, जो भी संदेश, जो भी चीजों को सीखने का वो आदान प्रदान है वो निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में एक समय के बाद जो ये कम्युनिकेशन है वो स्थिर हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें से कि हमारे अनेक जो विचार हैं, विचारों का आदान प्रदान निरंतर होता रहता है। और दूसरा है संप्रेषण कौशल। जो ये संप्रेषण होता है, जो ये कम्युनिकेशन होता है, ये वास्तव में एक कौशल है। किस तरह से? जो ये अनेक कौशल होते हैं, अनेक कौशलों में जो परिपूर्ण जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में उसको कम्युनिकेशन में एक महारत हासिल होती है। किस तरह से हर एक व्यक्ति को किस तरह से वो अपनी बातों से कन्वेंस करता है, किस तरह से जो उसकी जो कौशल है, कौशल में इस तरह से उसको महारत हासिल होती है जिसमें कि वो बड़ी आसानी से अनेक लोगों के साथ अनेक संदर्भ में वो कम्युनिकेट करता है, जिसमें से कि जो अनेक जो भी कम्युनिकेशन के जो कौशल होते हैं, किस तरह से वो श्रवण कौशल है, वादन कौशल है, लेखन कौशल है, पठन कौशल है, इन कौशल के माध्यम से किस तरह से जो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से किया जाता है। और तीसरा है द्विमार्गीय संदेशवाहक, यानी कि जो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वास्तव में दो तरफा होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई संदेश भेजा जा रहा है वो उसको कोई ग्रहण करने वाला नहीं होगा। तो सफल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि उसको दूसरा कोई ग्रहण करने वाला होना, जिसको प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से ये दो तरफा होता है। किस तरह से एक व्यक्ति जब वो संदेश को वो भेजता है और उसके द्वारा वो भेजा गया जो संदेश है उसको प्राप्त करने के लिए दूसरा व्यक्ति होना आवश्यक है, तब जा करके ये सफल जो कम्युनिकेशन है वो सफल कम्युनिकेशन हो पाएगा। जिस तरह से ये दो तरफा होता है और दो तरफे किस तरह से एक प्राप्त करने वाला एक और भेजने वाला होता है। और चौथा है भाव प्रदर्शन। भाव प्रदर्शन यानी कि संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। ये किस तरह से है, किस तरह से हम संप्रेषण को, अपने भावों को किस तरह से हम संकेतों के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि इसके लिए लिखित एवं मौखिक जो भाषा है वो होना जरूरी है, लेकिन हम अपने शरीर के जो हाव भाव है उसके द्वारा भी हम बड़ी आसानी से, बड़ी स्पष्टता के साथ हम अपने जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये संप्रेषण की ये प्रकृति है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के हम टाइप्स को देखेंगे कि संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार है, जिसमें से कि सबसे पहले हम संबंधों के आधार पर हम संप्रेषण के प्रकार को देखेंगे कि संबंधों के आधार पर कौन कौन से प्रकार है। उन प्रकारों को एक एक करके इसके अंतर्गत देखते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है अव्यक्तिक संप्रेषण, यानी कि इनपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या है? अव्यक्तिक जो संप्रेषण है ये इसमें ये होता है कि किस तरह से जो एक व्यक्ति है वो अपने आप के साथ वो कम्युनिकेट करता है, यानी कि ये स्वचालित संप्रेषण होता है। इसमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है,
इसमें व्यक्ति अपने आप से वो कम्युनिकेट करता है और ये स्वचालित होता है। वो स्वयं के द्वारा ये संचालित ये होता है कि किस तरह से जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपने आप के साथ इसमें कम्युनिकेट करता है। इसमें आत्मचर्चा हो सकती है और आत्म विचार हो सकता है, आत्म मंथन हो सकता है, जिसमें से कि जो व्यक्ति है वो अपने आप के साथ ही ये व्यक्ति कम्युनिकेट करता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है वो स्वयं ही वो जो संदेश को वो भेजता है और स्वयं ही वो संदेश को प्राप्त करता है। यानी कि एक ही व्यक्ति होता है सब कुछ, इसमें एक ही व्यक्ति जो संदेश संप्रेषक होता है वो, यानी कि वो यही संदेश को भेजता है और यही संदेश प्राप्त करता होता है। तो इस तरह से ये स्वयं द्वारा संचालित होता है और जिसमें कि ध्यान लगाना हो सकता है और चिंतन करना हो सकता है और प्रार्थना करना हो सकता है। तो इस तरह से जब व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, प्रार्थना करता है, तो वो अपने आप के साथ वो कम्युनिकेट करता है। तो इस तरह से ये अव्यक्तिक संप्रेषण होता है, यानी कि इनपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? इसमें दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। प्रत्यक्ष यानी कि ये किस तरह से? प्रत्यक्ष ये होता है कि किस तरह से जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आमने सामने वो दोनों व्यक्ति होते हैं और वो दोनों व्यक्ति अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो सूचनाएं होती है, जो भावनाएं होती है, उनका वो आदान प्रदान मौखिक रूप से करते हैं। और जो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष लिखित रूप में, किस तरह से वो आमने सामने होने की जरूरत नहीं होती इसमें। तो इस तरह से जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में दो व्यक्तियों के बीच ये कम्युनिकेट होता है और जिसमें प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है। और इसमें दो व्यक्तियों के बीच संपर्क होना जरूरी है, तब जाकर जो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो पाएगा। यानी कि जब एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी सूचना, संदेश, आंकड़े, कोई विचार वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए होते हैं, जब वो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति उन विचारों को, उन संदेश को, उन भावों को किस तरह से वो उन चीज को वो प्राप्त करता है। यानी कि दोनों व्यक्तियों का होना इसमें आवश्यक है। जबकि हमने जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में हमने ये देखा कि किस तरह से जो ये होता है ये स्वचालित होता है, ये अपने आप के साथ होता है। तो इस तरह से जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है ये इसमें दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है और इन दोनों व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तीसरा है समूह संप्रेषण यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है इसमें दो व्यक्तियों से अधिक होना आवश्यक है, जिनके बीच जो विचारों और कौशल का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस तरह से इसमें जो विचारों, कौशल का जो आदान प्रदान होता है वह ही ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ये आदान प्रदान होता है। इसमें हम सामूहिक निर्णय देख सकते हैं कि किस तरह से जो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं इसमें, और आत्म अभिव्यक्ति, किस तरह से हम आत्म अभिव्यक्ति करते हैं ग्रुप में, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि शामिल है। तो इस तरह से जो ये ग्रुप कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन किस तरह से दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ये होता है, जिसमें सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं और आत्म अभिव्यक्ति होती है और व्यक्तिगत प्रभावों में वृद्धि भी इसमें शामिल है। किस तरह से इन दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब ग्रुप के संदर्भ में जब कम्युनिकेशन होता है तो वास्तव में जो व्यक्तिगत प्रभाव है उसमें भी वृद्धि देखी जाती है। तो इस तरह से ये समूह संप्रेषण होता है। और चौथा है जन संप्रेषण। जन संप्रेषण यानी कि इसे मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन ये एक तरह से विशाल जनसमूह के साथ ये संप्रेषण होता है कि किस तरह से
विशाल जनसमूह के साथ इस संपर्क स्थापित किया जाता है। इसे हम मध्यस्थ संप्रेषण भी कहते हैं। मध्यस्थ संप्रेषण यानी कि जो ये जन संप्रेषण है, ये किस तरह से समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमाघर, इंटरनेट आदि के माध्यम से ये संप्रेषण होता है। तो इसीलिए इसे मध्यस्थ संप्रेषण कहा जाता है, क्योंकि इनके तहत किस तरह से हम समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमाघर, इंटरनेट के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ हम संपर्क स्थापित कर पाते हैं। तो इस तरह से ये मध्यस्थ संप्रेषण कहा जाता है, जिसमें जो संदेश है, हम संदेशों को बहुत लोगों तक हम एक साथ पहुंचा सकते हैं। यानी कि कोई संदेश होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा लोगों तक हम एक साथ पहुंचा सकते हैं, जिसमें कि ये जो मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन होता ही ये है कि किस तरह से एक विशाल जनसमूह के साथ ये संपर्क स्थापित करता है। तो इस तरह से ये मास कम्युनिकेशन है। अब हम इसके बाद जो अगला टाइप्स देखेंगे वो देखेंगे कि चैनल के आधार पर संप्रेषण के प्रकार, कि चैनल के आधार पर कौन कौन से प्रकार है, जिसमें से कि शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण यानी कि इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण में किस तरह से हम जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये लिखकर और बोलकर दोनों ही हो सकता है। यानी कि जो शब्दों का प्रयोग है हम लिखकर भी करते हैं और हम बोलकर भी करते हैं। तो ये जो शाब्दिक संप्रेषण है, शाब्दिक संप्रेषण में जब शब्दों के प्रयोग के तहत जो संप्रेषण होता है ये लिखकर और बोलकर दोनों ही होता है। और दूसरा है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण यानी कि इसमें हम अपने मुख के द्वारा वाणियों के माध्यम से जो विचार होते हैं, जो सूचनाएं होती है, हम मुख के माध्यम से बोलकर हम विचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जो मौखिक संप्रेषण होता है, मौखिक संप्रेषण वाणी के माध्यम से हम बोलकर सूचनाओं और विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं। जो ये संप्रेषण होता है इसमें किस तरह से जो शाब्दिक तो होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाणियों के माध्यम से हम बोलकर ये जो संप्रेषण है ये संप्रेषण करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक है, क्योंकि वाणी के माध्यम से ये जो संप्रेषण ये संप्रेषण हो रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्यक्ष रूप से दोनों व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक है। जिसमें से कि जो संप्रेषक है, जो संदेश को जो भेज रहा है और जो संदेश प्राप्त करता है, वो दोनों आमने सामने होना इसमें आवश्यक है। तब जाकर ये जो मौखिक संप्रेषण है ये मौखिक संप्रेषण सफल होगा। ये जो संप्रेषण है ये किस तरह से क्या होता है, इसमें किस तरह से हम प्रत्यक्ष वार्तालाप करते हैं, ये भी वाणी के माध्यम से होता है। और किस तरह से हम टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं, वो लाइन पे दोनों और वो आमने सामने होते हैं। और जब हम भाषण करते हैं, जब एक व्यक्ति भाषण करता है दूसरे व्यक्ति सुनने वाले सामने होते हैं। जब हम समूह चर्चा करते हैं तो समूह चर्चा में भी लोग आमने सामने होते हैं। किस तरह से हम जो रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ये भी जो संप्रेषण होता है ये संप्रेषण भी मौखिक संप्रेषण कहलाता है। यानी कि जब हम रेडियो को सुनते हैं, यानी कि रेडियो चला है तो हम उस रेडियो के सामने उसको सुन रहे हैं। इसी तरह से टीवी के सामने होता है। तो इस तरह से जो मौखिक संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण ये वाणी के माध्यम से होता है, बोलकर होता है, ना कि ये ये लिखकर नहीं होता है। शाब्दिक जरूर होता है लेकिन ये बोलकर होता है। और इसमें दोनों व्यक्तियों का होना आमने सामने आवश्यक है, तब जाके ये जो कम्युनिकेशन है यह सफल तरीके से हो पाएगा। और अगला है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण यानी कि ये शाब्दिक संप्रेषण है, ये लिखित है, ना कि ये मुख के द्वारा वाणी के माध्यम से होता है। ये लिखित स्वरूप में होता है। जो ये संप्रेषण लिखित स्वरूप में होता है ये मुद्रित हो सकता है, यानी कि प्रिंटेड हो सकता है, हाथों द्वारा लिखा हुआ हो सकता है, कि हस्तलिखित हो सकता है। ये दोनों रूप में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो ये लिखित संप्रेषण है ये लिखित संप्रेषण लिखित रूप में होता है। और जब दोनों व्यक्तियों के बीच जो संप्रेषण होता है तो इसमें किस तरह से लिखित रूप में ये संप्रेषण होता है, जिसके लिए ईमेल और पत्र, रिपोर्ट और ज्ञापन, इन माध्यमों के द्वारा जो ये संप्रेषण है ये संप्रेषण होता है, लिखित संप्रेषण। अगला है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण
जो ये संप्रेषण होता है, ये संप्रेषण लिखित, मौखिक, इनके माध्यम से तो होता ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन लिखित और मौखिक रूप में ही होता है। क्योंकि जो हमारे शरीर के जो हाव भाव होते हैं उसके द्वारा भी संप्रेषण होता है, यानी कि बिना शब्दों के माध्यम से हो सकता है। जो हमारे जो शरीर के जो हाव भाव होते हैं उसके माध्यम से भी संप्रेषण होता है। तो इसमें जो संप्रेषण है बिना शब्दों के द्वारा यह व्यक्त होता है, जिसमें से कि शरीर की मुद्रा, मुख मुद्रा, स्पर्श, निकटता, वेशभूषा, वाणी संकेत आदि के द्वारा जो ये अशाब्दिक जो संप्रेषण है ये अशाब्दिक संप्रेषण होता है। ये अशाब्दिक संप्रेषण किस तरह से, जो हमारी शरीर की जो मुद्रा होती है उसके द्वारा होता है, और जो हमारी मुख की मुद्रा होती है उसके द्वारा भी होता है। हम स्पर्श करके भी हम संप्रेषण कर सकते हैं, और निकट आकर के किस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशन दे करके हम ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमारी वेशभूषा और जो हमारी शरीर से जो अलग अलग वाणी की टोन निकलती है उससे भी कर सकते हैं। जो सांकेतिक रूप में होता है, तो जिस तरह से जो अशाब्दिक संप्रेषण है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है, इसके द्वारा भी कम्युनिकेशन बड़ी स्पष्टता के साथ किया जाता है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि उद्देश्यों के आधार पर जो संप्रेषण है वो संप्रेषण कौन कौन से है, जिसमें से कि सबसे पहले औपचारिक संप्रेषण यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? जो ये औपचारिक संप्रेषण होता है इसमें निश्चित नियमों, निश्चित जो अधिनियम होते हैं उसका पालन किया जाता है, यानी कि ये बेहतर कम्युनिकेशन होता है, यानी कि ये विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें निश्चित नियमों, निश्चित अधिनियमों इनका पालन किया जाता है। तब जाकर के ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। जब निश्चित नियमों, अधिनियमों का पालन किया जाएगा तो ये वास्तव में विश्वसनीय होते हैं। और विश्वसनीय जो कम्युनिकेशन होते हैं इसमें आदेश, निर्देश ये इसमें शामिल होते हैं। किस तरह से जो ये आदेश निर्देश होते हैं ये वास्तव में विश्वसनीय होते हैं। इसमें सही भाषा का चयन किया जाता है ताकि एक जो सही भाषा है, सही भाषा का प्रयोग किया जाए, और जो इसके निश्चित नियम होते हैं निश्चित नियमों का पालन किया जाए, और इसमें जो सही उच्चारण होते हैं सही उच्चारण का भी इसमें पालन किया जाता है, ताकि ये जो विश्वसनीय कम्युनिकेशन है ये विश्वसनीय कम्युनिकेशन हो सके। और इसके तहत जो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन विश्वसनीय होने के नाते ये वास्तव में एक स्थायी रिकॉर्ड होता है। स्थायी रिकॉर्ड जिसमें से कि पत्र होता है, रिपोर्ट होता है। तो इस तरह से जो ये स्थायी जो कम्युनिकेशन होता है किस तरह से, जिसमें निश्चित नियमों, अधिनियमों के पालन के तहत ये अधिक विश्वसनीय तो होता ही होता है, और ये स्थायी रिकॉर्ड होने के साथ साथ इसको जो कार्यालयों में, ऑफिसों में किस तरह से इसको संभाल कर रखा जाता है, ताकि वो भविष्य में किस तरह से जब निर्णय लिए जाते हैं निर्णय लेने में ये सहायक हो सके। तो इस तरह से ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक सही भाषा का चयन किया जाता है, सही उच्चारण का चयन किया जाता है, और एक निश्चित जो प्रोटोकॉल होता है, निश्चित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, तब जाकर ये जो औपचारिक संप्रेषण है ये संप्रेषण होता है। और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? ये जो कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये वास्तव में किस तरह से हम आम बोलचाल में जो भी हम जो संदेश को आदान प्रदान करने के लिए जो अधिनियम तो और जो नियम होते हैं उनको तो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आम बोलचाल में किस तरह से हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का माध्यम अपनाते हैं, और हर एक क्षेत्र में किस तरह से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि इसके माध्यम से जो संदेश को, जो विचारों को, जो आदान प्रदान करने में सबसे ज़्यादा सहूलियत होती है, क्योंकि ये आम बोलचाल का एक माध्यम होता है। क्योंकि जब हम इसमें किस तरह से जो ये संप्रेषण होता है, इस संप्रेषण में इतनी सरलता होती है, इतनी इसके तहत सहजता होती है, क्योंकि इसके तहत किसी भी जो ये पाबंदी नहीं है कि इन नियमों को अपनाया जाए, इन अधिनियमों को अपनाया जाए, और इस तरह से ये पाबंदी ना होने की वजह से ये सबसे सहज होती है, सबसे सरल होती है। और ये जो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन
फॉर्मल कम्युनिकेशन के ठीक विपरीत होता है। किस तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन में निश्चित नियमों को अपनाया जाता है, इसमें कोई नियम अधिनियम नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसका ठीक विपरीत है और इस सबसे सहज और आम बोलचाल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन के प्रकार है जिसमें कि हमने संबंधों के आधार पर और चैनल के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर हम इन प्रकारों को देखा है। अब हम अंत में ये देखेंगे कि संप्रेषण का महत्व क्या होता है, महत्व को समझेंगे एक एक करके। हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण कार्यशैली में जो संप्रेषण का जो महत्व होता है, संप्रेषण का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जिसमें से कि हम सबसे पहले ये देखें कि किस तरह से शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए आवश्यक है, किस तरह से जो विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है और उसमें किस तरह से जो संप्रेषण है, संप्रेषण का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और बिना संप्रेषण के, बिना कम्युनिकेट किए ही जो शिक्षण जो प्रणाली है उसको सफल नहीं किया जा सकता है। किस तरह से जो शिक्षण प्रणाली जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को हम बिना संप्रेषण के द्वारा हम प्राप्त नहीं किया कर सकते हैं। तो इस तरह से जो संप्रेषण है, संप्रेषण में किस तरह से जो शिक्षण प्रणाली में ये काफ़ी सहायक होता है। किस तरह से जो उसके शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा करती है ये शिक्षण प्रक्रिया में। दूसरा है समूह के सुचारू संचालन के लिए जो संप्रेषण है, संप्रेषण के माध्यम से किस तरह से जो समूह का जो सुचारू संचालन है वो संचालन किया जाता है। किस तरह से उनके बीच जो कम्युनिकेट करने के द्वारा किस तरह से जो समूह का संचालन किया जाता है। हम सुसंगठित ढंग से एक समूह को संचालित कर सकते हैं जब हम उसमें एक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से समूह के सुचारू संचालन के लिए भी जो संप्रेषण है वो संप्रेषण आवश्यक है, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। और तीसरा है प्रेरणादायक और मनोबल के रूप में संप्रेषण किस तरह से प्रेरणादायक और मनोबल के रूप में भी देखा जाता है। किस तरह से जो संप्रेषण है, संप्रेषण के द्वारा जब लोग सीखते हैं, जब लोग कुछ ग्रहण करते हैं तो इससे जब वो सीखता है व्यक्ति तो इस तरह से जो सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उसके अंदर होने लगता है जिससे उसके जो मनोबल है वो बढ़ता है, उसको प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा सीखने के लिए। तो इस तरह से प्रेरणा और मनोबल के रूप में भी इसका महत्व देखा जाता है। चौथा है व्यवहार नियंत्रण का कार्य। व्यवहार नियंत्रण का कार्य यानी कि किस तरह से कम्युनिकेट करने के द्वारा, किस तरह से इसके तहत हम जो व्यवहारों का नियंत्रण करते हैं, हम अपने व्यवहारों को इस तरह से कम्युनिकेशन के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, इस तरह से रेगुलेट करते हैं जिससे कि वो एक सुव्यवस्थित तरीके से वो जो हमारे व्यवहार है वो व्यवहार कार्य करने लगे। तो इस तरह से जो संप्रेषण है, संप्रेषण का हमारे व्यवहारों के संदर्भ में, हमारे व्यवहार किस तरह के होने चाहिए, हमारे व्यवहार किस तरह से समाज, परिवार और अपने लिए किस तरह से वो उपयोगी हो, उन व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए जो संप्रेषण है, संप्रेषण का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। पांचवा है सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ाने में सहायक। किस तरह से जो संस्कृति होती है, संस्कृति का संरक्षण और उसके जो मूल्य है, उन मूल्यों को बढ़ाने के लिए, उसको एक विस्तार स्वरूप देने के लिए जो संप्रेषण है, संप्रेषण का रोल बहुत बड़ा होता है। किस तरह से एक जो समाज है, एक जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, वो किस तरह से अपनी जो संस्कृति के जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों का संरक्षण भी वो संप्रेषण के द्वारा करते हैं और किस तरह से वो संप्रेषण के माध्यम से अलग अलग समुदायों के व्यक्तियों के साथ वो कम्युनिकेट करके वो जो सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्यों का वो विस्तार बढ़ाते हैं, किस तरह से उस क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से संप्रेषण के द्वारा वो जो सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाया जाता है। छठा है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता में सहायक। ये किस तरह से है, किस तरह से कम्युनिकेशन के माध्यम से सामाजिकता को बढ़ावा दिया जाता है, किस तरह से समाज के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरह से समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप कार्य किया जाता है, वो तब जाके किया जाता है जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जो संप्रेषण किया जाता है। इस तरह से जो राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में जो भी निर्णय होते हैं, जो भी आदेश होते हैं,
उन आदेशों को किस तरह से संप्रेषित किया जाता है, किस तरह से उन आदेशों का अनुपालन करते हुए जो राष्ट्रीय एकता के तहत वो कार्य किए जाते हैं, उन राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय एकता में भी जो संप्रेषण है, उस संप्रेषण का महत्व देखा जाता है। तो इस तरह से सामाजिकता और राष्ट्रीय एकता में जो संप्रेषण है, संप्रेषण का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरह से ये संप्रेषण के संपूर्ण महत्व है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो मानव जीवन में, संपूर्ण मानव जीवन में संप्रेषण का बहुत बड़ा रोल होता है, किस तरह से हर एक कार्यविधि संप्रेषण के द्वारा वो सफल होती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना है कि संप्रेषण का क्या अर्थ होता है और संप्रेषण के कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों को भी समझा है और संप्रेषण की प्रकृति को समझा है। और जो संप्रेषण के प्रकार है, उन प्रकारों को भी हमने देखा है कि जिसमें से कि संबंधों के आधार पर, चैनल के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर कौन कौन से संप्रेषण होते हैं, उनको भी हमने एक एक करके समझा है। और अंत में हमने संप्रेषण के महत्व को देखा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हमने विस्तार स्वरूप में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।